हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने ठीक है, देखो अब क्या हो रहा था ना कि एक एरिया, एक कंट्री हम कह सकते हैं या फिर एक कॉन्टिनेंट आप कंसिडर कर लीजिए, पर्टिकुलर एरिया हम उसको मानते हैं। मान लीजिए यूरोप की कंसिडर कर रहे हैं आप। यूरोप से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी वी कैन से, अगर डिफरेंट कंपनीज जिनका कंपटीशन या फिर जिनकी डोमिनेंस यूरोप में वो लोग अपनी क्रिएट करना चाहती हैं, वो अगर आउटसाइड द यूरोप निकलती है, यूरोप से बाहर अगर निकलती है, तो वो क्या चाहेंगी कि यूरोप के बाहर भी हमारा ही डोमिनेंस हो। जिस जिस एरिया को वो टच कर रहे हैं उस एरिया में क्या हो जाए, उन कंपनीज का डोमिनेंस हो जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनीज के बीच में आपस में क्या क्रिएट होनी शुरू हो गई, राइवलरीज। वो लोग क्या करना चाहते थे, एक दूसरे को हराना चाहते थे, एक दूसरे से मिलिट्री बेसिस पे फाइट होनी शुरू हो गई। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत अलग अलग रूलर से, अलग अलग एरिया में अलग अलग किंगडम्स थी। अब ये क्या करने लगे ना कि जो रीजनल किंगडम्स थी उन पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हम किसी एक पर्टिकुलर किंगडम पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर को हम अपने क्लच में लेंगे, उस पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वो बाउंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर किंगडम कि वो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कंपनी के साथ ट्रेड करेंगे, जिससे उस ट्रेड का मोनोपोली राइट उस पर्टिकुलर कंपनी को चला जाएगा और जो भी ट्रेड बैन बाकी के साथ वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब ये ट्रेड से रूलिंग पे कैसे चली गई चीजें, उस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि ये चीजें जो है वो कंटिन्यूस चलती रही, एक दूसरे के एरिया को अब हड़पने की कोशिश की जाने लगी कि हाँ इस एरिया पे तो मेरा कंट्रोल है, यहाँ के रूलर से मैंने एग्रीमेंट किया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि दूसरे एरिया को भी हम लोग कैप्चर कर लें ताकि डोमिनेंस हमारा चलता हुआ चला जाए। ठीक है, अब एक दूसरे के एरिया को हड़पना, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, इसकी वजह से क्या हुआ, हर कंपनीज के बीच में कंपटीशन, राइवलरी क्या हुआ, लड़ाई में बदलनी शुरू हो गई और बहुत सारी बैटल्स एग्जिस्ट की। जैसे ब्रिटिशर्स क्या हुए उसमें, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। पुर्तगीज गए, डच गए, डेन गए। एट द एंड ब्रिटिशर्स रिमेन्ड इन पावर, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली स्टार्ट हो गई। अब ये जो पावर थी वो थी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी को इतना कंट्रोल में कर लिया कि जितने भी इंडियन स्टेट या इंडियन रूलर थे, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही इन्फ्लुएंस में आकर पॉलिटिकल डिसीजंस को लेने लगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ। अब ये जो कहानी थी या फिर ये जो मोटिव था वो सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहा, अब उन्होंने सोचना शुरू किया ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। अब इंडिया में उनका डोमिनेंस क्रिएट हो चुका था। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया में जिस लेवल पे इकोनॉमिक कंट्रोल हमारा हो चुका है उस लेवल पे हम इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, कॉलोनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनाइजेशन, इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन जो होता है उस कॉलोनाइजेशन के टोटल 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, कॉलोनाइजेशन के 3 फेजेस होते हैं। अब 3 फेजेस जो है उनको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट फेज इज नोन एज इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। किसी भी एरिया के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी एक पावर के कंट्रोल में आ जाए तो हम कहेंगे कि इस पावर ने अपनी इकोनॉमिक सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर ली है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने ये फेज जीत लिया जब उन्होंने बाकी सारी यूरोपियन कंपनी को इंडिया से आउट कर दिया। उसके बाद फेज 2 आया जिसमें आ जाता है आपका पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट,
ये जो भी आपको मेंशन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि इकोनॉमिक सुपरमेसी क्रिएट करने के बाद ब्रिटिश ने क्या क्रिएट करना शुरू किया कि इंडिया के अलग अलग किंगडम के जो रूलर्स थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो रूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज को डिसाइड करने लगे। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली का इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया था। जब किसी कंपनी के अकॉर्डिंग रूल बनना शुरू हो जाए तो मतलब कंपनी का रूल आ गया है, इनडायरेक्ट कंट्रोल तो आ ही गया। अब ये इनडायरेक्ट कंट्रोल ज्यादा दिन तक तो नहीं रहा, ये चेंज किस में हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रूलर्स के दरबार में जो कोर्ट है, जो वहां की कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, कौन राजा बनना चाहिए, कौन नवाब बनना चाहिए, इसमें उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, इसमें दखलंदाजी शुरू कर दी, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और ये इंटरफेरेंस इस लेवल का बढ़ गया कि अब वो डिसाइड करने लगे कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर। क्लियर। तो ये जो उनकी प्लॉटिंग थी या फिर इनका इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी थी वो बढ़ते बढ़ते बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर तक पहुंची, जब 1757 में उन्होंने बंगाल के नवाब के अगेंस्ट में उन्हीं के दरबारी को कर दिया, इंपोर्टेंट पर्सन को उन्हीं के अगेंस्ट कर दिया और बैटल ऑफ प्लासी को अपने फेवर में कर लिया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके थ्रू डायरेक्ट आप ये मान के चलिए कि जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल। उसी को हम पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के नाम से पढ़ते हैं। कॉलोनाइजेशन का जो थर्ड फेज आता है वो आपका आ जाता है कल्चराइजेशन। कल्चराइजेशन का मतलब होता है कि जिस भी टेरिटरी पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी क्रिएट की है, उस टेरिटरी के जितने भी रिसोर्सेज हों वो सारे रिसोर्सेज हमारे जो मदरलैंड है उसके फेवर के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए यूज होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कल्चराइजेशन, उस एरिया का वैसा कल्चराइजेशन कर दिया जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो खुद ये चाहे कि आप ये हमारे यहाँ रूल करते रहो और आपके रूल के बिना हमारा कोई गुड हो नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता। तो वो खुद इस फेवर में आ जाएंगे कि उनका कल्चराइजेशन कर दो। मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी इस टेरिटरी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, all the resources should be utilized for all the resources should be utilized for the benefit of ब्रिटेन। ब्रिटेन मीन्स मदरलैंड, क्योंकि ईआईसी का ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां से आई थी, ब्रिटेन से, वही उनकी मदरलैंड है। क्लियर। सो कल्चराइजेशन करना क्यों जरूरी होता है, कल्चराइजेशन यहां से समझना, अगर कोई भी पर्सन किसी एक पूरी टेरिटरी में रहने वाले सारे रिसोर्सेज में, ऑल द रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। किसी भी एरिया के सभी रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स, मदरलैंड ब्रिटेन उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये मेन क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कॉलोनाइजेशन का, कल्चराइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ,
अब सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया कि सारे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी वो क्या करना चाह रहे थे, यूटिलाइज करना चाह रहे थे ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। इसी को हम कॉलोनाइजेशन का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल आता है कि सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उन लोगों का पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट यहाँ हो चुका है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है, यूटिलाइज किया सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी इंसान किसी भी प्रेशर के अंडर आपके लिए काम, आपके बेनिफिट के लिए काम क्यों करेगा? ये उसी कंडीशन में कर सकता है जब उसको ऐसा लगे कि आप जो भी रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं वो उन लोगों के बेटरमेंट के लिए है, या फिर अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का फायदा है। तो इस चीज को उनके अंदर डेवलप कर देना, इस चीज का उनको संज्ञान करा देना कि ये उन्हीं की बेटरमेंट के लिए है, उसी केस में आप सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो मेन क्या होगा, जो यहाँ पर रूल करने वाले हैं उनकी आइडियोलॉजीज को अगर वहां रहने वाले लोग पसंद करने लगे, उनको लगे कि इनके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, या उसको सुप्रीम मानना शुरू कर दे, ये उसी केस में पॉसिबल है जब ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। अब खुद ह्यूमंस उनकी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद इनके पॉलिटिकल रूल को फेवर करना शुरू कर दे, खुद इनके कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दे, तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ब्रिटेन के लिए या फिर उनकी मदरलैंड के लिए हो जाए। क्लियर? अब सवाल है कि इंडिया के लोग क्यों करेंगे ऐसा, उनके फेवर में क्यों काम करेंगे, इसको और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा? कल्चराइजेशन। कल्चराइजेशन के दो मेथड होते हैं। कल्चराइजेशन जब भी करना हो उसके लिए या तो एजुकेशन को प्रमोट कर दो या फिर अपने रिलीजन को प्रमोट कर दो। जब एजुकेशन हमारे जैसी होगी, रिलीजन हमारे जैसा होगा, हमारे वाली ही एजुकेशन है, हमारी वाली ही रिलीजन है, तो थिंकिंग, तो उन लोगों की थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, अप्रोच, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सिमिलर। जब थॉट और आइडियोलॉजी ही सिमिलर हो जाएगी तो फिर ये लोग सोचेंगे कि हमारा ब्रिटेन हमारे लिए भी है और ब्रिटेन वालों के लिए भी ब्रिटेन ही है, कि ठीक है। तो ये जो अप्रोच थी वो कहाँ से आती है? कल्चराइजेशन से। और ये जो तीन फेज है वो कोलोनाइजेशन के तीन फेजेस हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल, तीन तरीके का डोमिनेंस। क्लियर? अब यहां पर जो रिक्वायर्ड था, अब यहां से इसको अटैच करते हैं। यहां पर रिक्वायर्ड था, जो क्यों रिक्वायर्ड था? जब किसी भी एरिया में कॉलोनाइजेशन करना हो, किसी भी एरिया को जब कॉलोनी बनाना हो, ठीक है, तो उस एरिया के बारे में जान लेना ज्यादा जरूरी होता है कि इन लोगों का पास्ट कैसा रहा, वो व्हाट टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम दे फॉलोड, व्हाट टाइप ऑफ थॉट एंड ओपिनियन दे हैव। जिसको कॉलोनी बनाना होता है, जिन लोगों को कॉलोनी बनाना होता है, जिस एरिया के लोगों को कॉलोनी बनाना होता है, जिनके पोटेंशियल का इस्तेमाल अपने फेवर में करना हो, पहले उनको जान लिया जाए कि ये लोग कैसे हैं, इनकी मेंटालिटी कैसी है, इनका ओपिनियन क्या है, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, तब हम जब कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो क्या ये लोग, हम लोग जो लोग, वेट अ मिनट, उसका पर्पस क्या है कि क्या ये लोग कैसे हैं, क्या हम जो चीजें बताएंगे वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम जो चेंजेस लेकर आएंगे वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर किस लेवल का एक्सेप्टेंस होगा ये क्या बताता है? पास्ट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? पास्ट से पता चलेगा। जिसका इतिहास हो रिवोल्ट करने का, कि जैसे ही कोई चेंज आता है यहाँ के लोग रिवोल्ट कर देते हैं, तो नो, कोई भी कंपनी या कोई भी रूलर आएगा तो वो नया चेंज लाने से वहां डरेगा। इसीलिए पास्ट पढ़ना जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के पास्ट की स्टडी करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आपने कहीं पढ़ा होगा कि इन्होंने इंडियन लिटरेचर जो थे, टेक्स्ट जो थे, उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवानी शुरू कर दी, चाहे वो एंशियंट की हो, चाहे वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की हो,
चाहे हिंदू टेक्स्ट हो चाहे इस्लामिक टेक्स्ट हो, जो भी पॉपुलर टेक्स्ट थे उन्होंने क्या किया, जो लिटरेचर था इंडिया का उसको उन्होंने ट्रांसलेट कराना शुरू कर दिया। यस सर, खोलो।